बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम अमेरिकन प्रेसिडेंट के दूसरे प्रेसिडेंट को हम डिस्कस करेंगे जिनका नाम है जॉन एडम्स। इनकी हम डोमेस्टिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और इनकी हम अपोजिशन को देखेंगे कि इनकी अपोजिशन ने इनके साथ क्या बिहेवियर रखा था। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन एडम्स का जो टाइम पीरियड है वो है 1797 से लेकर 1801 तक। इंट्रोडक्शन हम इनका देख लेते हैं कि 1735 में मैसाचुसेट्स में पैदा हुए थे। रेवोल्यूशनरी वॉर के ये लीडर थे। आप लोग ये कह सकते हैं कि ये लीडर तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो कमांडर इन चीफ थे आर्मी में, जबकि ये एक लीडर थे। इन्होंने डिप्लोमेट के तौर पर सर्व किया। कहां पर? जहां पर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हो रही थी यूरोप के अंदर, तो उसमें एज ए डिप्लोमेट ये आगे आगे थे। उसके अलावा जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी रेवोल्यूशनरी वॉर से पहले, जिनके अंदर रेवोल्यूशनरी वॉर के बारे में डिस्कशन हुई कि भाई हम वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं, उन दोनों कांग्रेसेस के ये मेंबर थे। बाद में ये यूएस के मिनिस्टर बने, उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। अब हम वॉशिंगटन फेयरवेल एड्रेस को देखते हैं, जो कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस नहीं किया था वॉशिंगटन के टॉपिक में। अगर वॉशिंगटन के ऊपर पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है तो यहाँ ऊपर कार्ड पे क्लिक करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग वॉशिंगटन के ऊपर वीडियो देख सकते हैं। वॉशिंगटन फेयरवेल एड्रेस में वॉशिंगटन ने 3 बातें की थी। पहली बात तो उन्होंने परमानेंट अलायंस के बारे में की थी कि परमानेंट अलायंस नहीं बनाने आप लोगों ने, यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ आप लोगों ने परमानेंट अलायंस नहीं बनाना है। उसकी ये वजह थी कि यूरोप के अंदर भी यही मामला चल रहे थे, कभी किसका अलायंस बन रहा है, कभी किसका अलायंस बन रहा है। और उनमें आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ये भी देखा था कि कभी स्पेन जो है ना वो अमेरिका के साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था और कभी फ्रांस भी कोशिश कर रहा था। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो अमेरिका को भी मैदान में घसीटना चाहते थे, तो वॉशिंगटन ने इस चीज से अवॉइड करने को कहा था। दूसरी जो बात की थी उन्होंने अपने इस एड्रेस के अंदर, वो ये की थी कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज आप लोगों ने और नहीं बनानी है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी काफी है। ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, ज्यादा ऑपोजिशन होगी, तो इससे ज्यादा मसले क्रिएट होंगे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी फिर। उसके अलावा इन्होंने नेशनल यूनिटी को इनकरेज किया। उसकी वजह ये थी कि पहले ही अमेरिका के अंदर 2 फैक्शंस बन चुके थे, नॉर्थर्न एंड साउथर्न, तो अक्सर इन दोनों के इख्तलाफात रहते थे फॉरेन अफेयर्स को लेकर। कुछ कहते थे कि हम फ्रांस को सपोर्ट करेंगे, कुछ कहते थे हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश के कुछ लॉयलिस्ट भी थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका आजाद हो। लेकिन अब आजाद हो गया तो तब भी वो उनका नजरिया यही था कि वो ब्रिटिश को सपोर्ट करना चाहते थे और कुछ फ्रांस को सपोर्ट करना चाहते थे। तो वॉशिंगटन ने यह कहा कि इन इख्तलाफात के बावजूद ऐसा ना हो कि फॉरेन अफेयर्स के चक्कर में पड़कर आप लोग अपनी नेशनल यूनिटी से हाथ धो बैठो, तो अपनी नेशनल यूनिटी का आप लोगों ने ख्याल करना है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शंस ऑफ 1796 के बारे में। अब जो इलेक्शंस होते हैं वो आप लोगों को पता है कि 2 फैक्शंस थे, 2 पार्टीज थी। पहली जो पार्टी थी वो थी फेडरलिस्ट पार्टी, जो कि नॉर्थ में डोमिनेटेड थी और इसके लीडर थे एडम्स, जिनको लाजमी सी बात है विक्ट्री हुई क्योंकि इन्होंने 51% वोट लिए और इनको 71 सीट्स मिली। साउथर्न जो पार्टी थी वो एंटी फेडरलिस्ट पार्टी थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, जिनके जो लीडर थे वो थे जेफरसन। इनको शिकस्त हुई लेकिन 49% इन्होंने वोट्स ले लिया, उनको 68 सीट्स मिली। तो अब जॉन एडम्स जो थे वो प्रेसिडेंट बन चुके थे और वो एक फेडरलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो जेफरसन बने, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी से थे। एडम्स की जो सोच थी, जो उनका एटीट्यूड था, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जॉन एडम्स अपने आप को पार्टी से अबव समझते थे। वो ये समझते थे कि मेरे अलावा दुनिया में तमाम लोग क्या है, बेवकूफ हैं, और अक्सर पार्टी की जो पॉलिसीज होती थी उनको वो वायोलेट भी किया करते थे। तो साफ साफ अल्फाज में आप लोगों को कहूं, साफ उर्दू में अगर मैं आप लोगों को कहूं, तो अपने आप को बहुत बड़ा कोई तुरम खान समझते थे और इसी वजह से उनके अपनी ही पार्टी के बंदे हैमिल्टन के साथ भी उनके रिफ्ट चल रहे थे और यही वो वजह थी कि फेडरलिस्ट पार्टी को वीक कर दिया था इन्होंने। इनके इस एटीट्यूड की वजह से जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो वीक हो गई थी। इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी उनको हम देख लेते हैं अब। तो 1798 में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ एलियन एंड सेडिशन एक्ट्स पास किए। क्यों किए इन्होंने ये एक्ट्स पास? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी उसको ये लिमिटाइज करना चाहते थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स की जो ऑपोजिशन थी उनसे ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि इनकी सोच एक बहुत आला किस्म की सोच थी और ये अपने आप को कोई बहुत बड़ा तुरम खान समझते थे और इनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से ये इस तरह के एक्ट्स इन्होंने लगाना शुरू कर दिए। तो हम इन एक्ट्स को एक एक करके देख लेते हैं। जो इनमें पहला एक्ट था वो था नेचुरलाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता था,
अब देखिए, पहले ऐसा होता था कि जितने भी लोग अमेरिका आते थे दूसरे ममालिक से, जितने भी इमिग्रेंट्स थे, वो जब तक 5 साल नहीं गुजार लेते थे अमेरिका के अंदर, तब तक वो सिटीजनशिप के लिए क्लेम नहीं कर पाते थे। चलो ये भी गनीमत था, 5 साल के बाद तो कम से कम उनको सिटीजनशिप मिलती थी ना। लेकिन जॉन एडम्स ने क्या किया, उन्होंने ये 5 साल की मुद्दत बढ़ाकर 14 साल कर दी। अब क्या होगा, अब कोई भी इमिग्रेंट होगा तो जब तक वो 14 साल अमेरिका में नहीं गुजार लेता तब तक वो सिटीजनशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा जो एक्ट था वो एलियन एक्ट था। इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, ये कहा कि भाई अगर कोई भी इमिग्रेंट स्टेट के लिए डेंजरस हो सकता है, हमें शक पड़ता है कि भाई ये इमिग्रेंट स्टेट के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस है, तो हम उस शख्स को अरेस्ट भी कर सकते हैं और डिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इस एक्ट से नुकसान किसको हो रहा था, इस एक्ट से नुकसान हो रहा था साउथर्न कॉलोनीज को, क्योंकि वहां पर वो एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहां पर स्लेवरी बहुत ज्यादा थी, वहां पर स्लेव्स आते थे इमिग्रेंट्स के तौर पर, तो उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी, क्योंकि ब्लैक पीपल के ये खिलाफ थे और काफी लोगों को अरेस्ट करना इन्होंने खामखा में शुरू कर दिया। अगला जो एक्ट था वो था सेडिशन एक्ट इनका। उसके मुताबिक इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर गवर्नमेंट को कोई भी क्रिटिसाइज करेगा, ख्वाह वो कोई जर्नलिस्ट हो जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं और ओपिनियन देते हैं, या अगर वो कोई पॉलिटिकल ओपोनेंट हो, तब भी अगर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा तो उसको फौरन जेल में डाल दिया जाएगा। अब आप खुद देख लें कितने खतरनाक किस्म की इनकी पॉलिसीज हैं। तो लाजमी सी बात है, अमेरिका ने बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली थी, तो ये कोई छोटी सी मुसीबत इनके लिए कुछ भी नहीं थी। तो इन्होंने फिर रिएक्शन भी दिया। इन एक्ट्स के खिलाफ जो रिएक्शन दिया उनमें 2 स्टेट्स जो थे, केंटकी और वर्जीनिया, वो आगे थे। तो इन दोनों ने फिर अपनी अपनी रेजोल्यूशंस पास की और उनके अंदर इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि भाई हम इन लॉज को नहीं मानेंगे, जितने भी फेडरल लॉज बनाए गए हैं ये हम इनको ओबे नहीं करेंगे। उसकी वजह ये थी कि जो केंटकी रेजोल्यूशन ने बताई कि भाई ये जितने भी लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। इस रेजोल्यूशन को थॉमस जेफरसन ने लिखा था सीक्रेटली। वर्जीनिया रेजोल्यूशन के अंदर भी यही बात हुई थी, जिसको जेम्स मेडिसन ने लिखा था, उसमें भी यही बात की गई थी कि भाई ये तमाम जो एक्ट्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और अगर स्टेट को ये लगता है कि अगर कोई भी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया है गवर्नमेंट ने, तो स्टेट उसको कभी भी नलीफाई कर सकते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी कॉलोनीज हैं, यहाँ पर स्टेट से मुराद कॉलोनी है। और इन कॉलोनीज का एक कॉम्पैक्ट थ्योरी पर इनका बहुत ज्यादा मानना था, वो ये था कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका नेशनल गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन हुआ है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ पॉलिसीज नहीं बनाएंगे। तो अगर कॉलोनीज ये समझती हैं कि भाई गवर्नमेंट उन पैक्ट्स को वायलेट कर रहा है, तो फिर कॉलोनीज गवर्नमेंट के लॉज को भी फॉलो नहीं करेंगी, उनको भी ओबे नहीं करेंगी। फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं जॉन एडम्स की, तो इसके अंदर XYZ अफेयर्स बहुत ज्यादा मशहूर हुए अमेरिका के अंदर। हमने XYZ जॉर्ज वॉशिंगटन के एरा में बात की थी इसकी, लेकिन हकीकत में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि XYZ अफेयर्स वॉशिंगटन एरा में नहीं, वो जॉन एडम्स के एरा में हुए थे। तो XYZ अफेयर्स में क्या हुआ था कि डिप्लोमेटिक एपिसोड था ये, एक 1797 और 1798 तक ये चला। इसके अंदर मसला ये हुआ था कि अमेरिका और फ्रांस के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अलायंस 1778 के अंदर। तो फ्रांस ने यह फील किया कि अमेरिका ने उस ट्रीटी को वायलेट किया है। तो अब क्या होता है कि फ्रांस ने बदले में अमेरिका की जो शिप्स थे, मर्चेंट शिप्स थे, उनको सीज कर लिया और उसमें 300 शिप्स उन्होंने सीज किए। तो अब अमेरिका की जो आवाम थी उसने डिमांड किया कि भाई फ्रांस के साथ कोई बातचीत की जाए, अपने बंदे छुड़वाए जाए, अपनी शिप्स छुड़वाई जाए। तो अमेरिका ने क्या किया कि अपना एक डेलीगेशन भेजा फ्रांस। तो फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स थे उनका नाम था XYZ, और ये जो XYZ डिप्लोमेट्स थे इन्होंने फिर रिश्वत मांगी कि भाई अगर आप निगोशिएट करना चाहते हो, इस मामले को सुलझाना चाहते हो, अपनी शिप्स वापस छुड़वाना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें कुछ पैसे दो, हमें कुछ रिश्वत वगैरह दो, ताकि फिर आगे का मामला फिर बाद में होगा। तो फिर अमेरिकन डेलीगेशन को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने रिफ्यूज किया इस ऑफर को और फिर वो अपने मुल्क वापस आ गए एक स्लोगन के साथ, जो कि था मिलियंस फॉर डिफेंस बट नॉट अ सिंगल सेंट फॉर ट्रिब्यूट टू फ्रांस। उसके बाद क्वासी वार हो जाती है अमेरिका की और फ्रांस की। ये एक नेवल वॉर होती है और समंदर पे लड़ी जाती है। अब इस वॉर के चलते चलते 1800 आ जाता है, और 1800 के अंदर क्या होता है कि नेपोलियन आ जाता है हुकूमत में। तो अब नेपोलियन से वैसे ही अमेरिका डर रहा था कि भाई नेपोलियन वैसे ही थोड़ा खतरनाक आदमी है। तो अमेरिका ने क्या किया कि पहले ही कुछ अपने मिनिस्टर्स भेज दिए नेपोलियन के पास और कहा कि भाई हम अपनी जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अलायंस 1778 वाली, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिवाइव कर लेते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को दोबारा अच्छा कर लेते हैं। तो फिर ये डील साइन हो गई दोनों के बीच में, और इस डील को कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ 1800। थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं जॉन एडम्स की
प्रेसिडेंसी के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ नलिफिकेशन हैं जो कि इन सेडिशन एक्ट्स के खिलाफ जो कॉलोनीज ने दिए, केंटकी और वर्जीनिया ने, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को बाद में साउथर्न कंट्रीज ने, साउथर्न स्टेट्स ने यूज किया था जब टैरिफ कंट्रोवर्सी हुई थी। और उसके अंदर आगे आगे साउथ कैरोलिना था। जॉन एडम्स के सक्सेस एंड फेलियर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये एक ट्रेजिक हीरो थे, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट नहीं हुए। तीसरी बात ये कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। अगली बात ये कि जिन्होंने फ्रांस के साथ पीस मेंटेन किया उसको भी अपोज किया गया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट्स थे। तीसरी बात ये कि जिन्होंने एक्ट्स बनाए थे, इनके जो चार्टर थे वो भी काफी कॉम्प्लेक्स थे। कंक्लूजन इनकी यही बनती है कि भाई ये थोड़े से अजीब किस्म की सोच के आदमी थे, इसीलिए इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। इन्होंने कोई खास काम भी नहीं किया और कोई इतनी खास सर्विसेज भी नहीं है इनकी। तो इतनी परेशानियां भी इन्होंने झेली, ऑपोजिशन भी इनकी इतनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम्बल बिगनिंग्स के बावजूद भी इनका जो एटीट्यूड था वो हमेशा एलिटिस्ट की तरह था और ये कभी भी किसी के आगे झुके नहीं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने एम्फसाइज किया किसके ऊपर, ह्यूमन नेचर की लिमिट्स के ऊपर। और अगर देखा जाए तो ये इन्होंने सही बात की, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है। आप लिमिट से आगे कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप लिमिट से आगे देख तक नहीं सकते। इंसानी आंख होती है ना, वो एक लिमिट तक देख सकती है। कान आपके एक लिमिट में सुन सकते हैं। स्मेल आपको एक लिमिट से आ सकती है, उसके उस लिमिट से ज्यादा होगा तो फिर वो स्मेल आपको नहीं आएगी। इसी तरह से हर चीज की एक लिमिट होती है, तो इन्होंने इस लिमिट के ऊपर एम्फसाइज किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है इनके बारे में जो कि है कि he was an honest man, often a wise one, but sometimes and in something absolutely out of his senses। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, तो ये कोट आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जेफरसन के बारे में बात करेंगे, उनकी हम आइडियोलॉजी को देखेंगे, फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन को देखेंगे और लिमिटेशंस को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास दो ही प्रेसिडेंट्स बच जाएंगे, जेम्स मेडिसन और जेम्स मोनरो। तो फिर एक एक वीडियो इन पर हमारी बन जाएगी। उसके बाद हम फिर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे यूएसए के, और उसके सैलिएंट फीचर्स को हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको फायदा हो। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस को एनेबल कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।